सुबह खैर नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकेंगे हफ्ते भर के सियासी हालात वाकयात की दुरुस्त आगाही। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम ला रहे हैं ऐसे अफराद के लिए जो हफ्ते भर की खबरें और तज्ज़िये अपनी मसरूफियात के बायस नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए और वो जानना चाहते हैं कि इस पूरे हफ्ते के दौरान मुल्क भर में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई, सियासत की क्या सूरत हाल रही, मईशत ने क्या रुख इख्तियार किया और इंटरनेशनल मंजरनामे पर क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए और ये वाकयात जो हैं ये हमारे मुल्क पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या गर्दिश में रहा और टॉप ट्रेंड्स कौन कौन से इश्यूज रहे और इसके अलावा होंगी हफ्ते भर की इंटरेस्टिंग न्यूज भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा। सो बाकायदा आगाज करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। रूसी फौज टैंकों समेत यूक्रेन में दाखिल, फजाई हमलों में कई शहर धमाकों से गूंज उठे। रूसी फौज ने फौजी अड्डों को भी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। सदर पुतिन का यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत $103 फी बैरल से भी तजावुज कर गई। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केटें भी शदीद मंदी का शिकार रहीं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर स्टॉक एक्सचेंजेस में 3% तक मंदी देखने में आई। वजीर आजम का दौरा रूस मुकम्मल, रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का एलामिया जारी। इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर पाक रूस ताउन और हम आहंगी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तकबिल में मजीद वुसअत दी जाएगी। अफगानिस्तान में मुमकिना इक्तिसादी बुहरान को रोकने की जरूरत, मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। नूर मुकद्दम कातिल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म, शरीक मुलजिम जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा। सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जाहिर जाफर के वालिदैन को बरी करने का हुक्म, थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलजिमान को भी बरी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। हुकूमत को गिराने के मिशन में अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों में तेजी आ गई। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अपोजिशन की 3 बड़ी सियासी जमातों ने 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स जीरो करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद में ई तिजारत पोर्टल से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत आई तो आईटी सेक्टर और नौजवानों पर खास तवज्जो दी। पाकिस्तान 50 अरब की आईटी बरामद कर सकता है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरखास्त नाकाबिले समात करार। सियासी जमातों का एहतराम है, अदालत आने के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करें। सियासी जमात का अदालत आना पार्लियामेंट की बेतौकीरी है, गैर जरूरी मामलात अदालतों में ना लाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। मार्च में आने वाले 2 LNG कार्गोज मंसूख हो गए। हुकूमत की नाअहली के बायस इस साल भी गर्मियों में गैस का बहरान जारी रहेगा। शहरी रहमान कहती हैं सिंध को पहले ही 15% गैस कम दी जा रही है। किल्लत पूरी करने के लिए सूबे को गैस की फराहमी मजीद कम कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध का स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। मुराद अली शाह का जेल में भी ऑपरेशन का फैसला। कहते हैं जेल से कुछ गैंग ऑपरेट करते हैं। पुलिस हर जिले में रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन करे। जो SHO कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको फारिग कर दें। वज़ीर आला की SHOs को 15 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म को तनाज़ात के हल के लिए टीवी पर मुबाहिसे की पेशकश कर दी। कहा भारत में नस्ल परस्ती पर मबनी जुनूबी नजरिया मुसल्लत है। नरेंद्र मोदी से टीवी पर बराह रास्त मुबाहिसा करना चाहता हूं। बर्रे सगीर के 1 अरब से ज्यादा लोग मुबाहिसे से अपने तनाज़ात हल कर लें तो क्या ही अच्छा हो। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला कोरोना के बायस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। रहमान मलिक ने मिसाक जमहूरियत में कलीदी किरदार अदा किया। मरहूम को सितारे जुर्रत और निशान इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका जंगी मशकों अस्साम का आगाज। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकें पाक सऊदी अफवाज के दरमियान 2 तरफा जंगी मशकों का हिस्सा हैं। मशकों में जवानों को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की तरबियत दी जाएगी। हफ्ते भर की हेडलाइंस आपने जानी और अब कुछ नजर डालेंगे इंटरेस्टिंग न्यूज पर।
दुनिया के सबसे खूबसूरत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का इफ्तिताह कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुनिया के सबसे खूबसूरत और जदीद म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके लिए शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। मुस्तकबिल के अजायब घर को जमीन पर सबसे खूबसूरत इमारत का दर्जा दिया गया है। फ्यूचर म्यूजियम 30,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है और इसकी ऊंचाई 77 मीटर है। म्यूजियम के बैरूनी हिस्से में 14,000 मीटर अरबी खत्ताती की गई है। ये काम रोबोट से तैयार करदा 1024 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। जोड़ा 6 मिनट में 12 बर्गर खाकर रेस्टोरेंट से फरार। बरतानिया में रेस्टोरेंट मालिक को तशहीर के लिए स्कीम निकालना महंगा पड़ गया। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने स्कीम का ऐलान किया कि जो भी 6 मिनट में 12 बर्गर खाएगा उससे पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। जोड़े ने 6 मिनट में 1 दर्जन बर्गर चट किए और बिना पैसे दिए निकल गए। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जो इस वक्त पूरे खित्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो महीनों तक यूक्रेन पर हमले की मंसूबाबंदी से इनकार करते रहे हैं, लेकिन जुमेरात को उन्होंने यूक्रेन में खुसूसी फौजी कार्रवाई के आगाज का ऐलान किया और रूसी टीवी पर कार्रवाई के इस ऐलान के बाद से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर इलाकों से धमाकों और हलाकतों की इत्तलात जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। रूस ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान यूक्रेन की सरहदों पर कम से कम 2 लाख फौजी जो हैं वो तैनात किए थे और अब यूक्रेन पर रूस के ताजा हमले के बाद ये खदशात पैदा हो गए हैं कि रूस का ये कदम जो है वो यूरोप के सिक्योरिटी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है और तबाह बर्बाद कर सकता है। साबिक सोवियत रियासत होने के नाते यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सकाफती और समाजी रवाबित हैं और वहां पर रूसी जबान आम बोली और समझी जाती है, लेकिन 2014 में रूस के हमले के बाद से ये ताल्लुकात मुतासर हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि रूसी सदर को यूक्रेन से मसला क्या है। रूस एक अरसे से यूक्रेन की यूरोपीय तंजीमों, नेटो और यूरोपीय यूनियन से कुर्बतों के खिलाफ रहा है और अब रूसी सदर ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन मगरबी ममालिक की कठपुतली है और यह खित्ता कभी भी एक बाकायदा रियासत नहीं है। उन्होंने मगरबी ममालिक और यूक्रेन से इस बात की जमानत तलब की है कि यूक्रेन जो 30 ममालिक का दिफाई इत्तेहाद है नेटो, उसका हिस्सा नहीं बनेगा और एक गैर जानिबदार रियासत के तौर पर रहेगा। अब जबकि रूसी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत में दाखिल हो चुकी है और हमले भी जारी हैं, तो इत्तलात आपने जानी। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान अपना जो रूस का दौरा मुकम्मल करके आए हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, और अब कुछ बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपना रूस का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा था ये वज़ीर आज़म इमरान खान का और इस दौरे को सिफारती एतबार से और तारीखी एतबार से बहुत अहम करार दिया जा रहा है। जुमेरात को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की और दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के जो इलाकाई और आलमी उमूर थे उन पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत समत में पेशरफ्त जो है वो जारी रहेगी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उनके ताल्लुकात में गर्मजोशी और एतमाद मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने और वुसअत देने में मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे की अहमियत पर भी जोर दिया और ये कहा कि यह मंसूबा पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुआशी ताउन का अलंबरदार होगा। रूस के सदर से मुलाकात में उन्होंने तवानाई के शोबे में ताउन के जो दीगर इम्कानात थे उन पर भी बातचीत की है। मुलाकात से मुताल्लिक रूसी दफ्तर खारिजा की जानिब से जो मुख्तसर बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने 2 तरफा ताउन के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और जनूबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त समेत मौजूदा इलाकाई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए गए एक सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के रूस के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन सदर व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे तवील ये मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि सिफारतकारी के जरिए फौजी तसादुम से बचा जा सकता है। इस हवाले से यह रिपोर्ट देखिए।
पाक रूस ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो गया। मॉस्को आमद के बाद सबसे पहले वज़ीर आज़म ने वफ्द के हमरा दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे। रूसी मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन की मुलाकात 3 घंटे जारी रही। दो तरफा अमूर खित्ते की सूरत हाल और खसूसन अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाली सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इस्लामोफोबिया के मौजू पर भी बात हुई। रूसी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। सदर पुतिन से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म वापस होटल पहुंचे, जहां रूसी नायब सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वफ्द के हमरा रूसी हम मनसब से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन पर हमला हो चुका है रूस की जानिब से, ऐसे मौके पर रूस के सदर से मुलाकात जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुई, उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। जब यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो छिड़ चुकी है, बाकायदा तौर पर छिड़ चुकी है। पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी के जो माहिरीन हैं वो इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये दौरा मगरबी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उन पर मनफी असरात मुरतब नहीं करेगा। ताहम यूक्रेन के हवाले से जो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी जो सख्त मौक़िफ़ की सूरत में मुस्तक़बिल में मगरिब के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें सर्द महरी और कशीदगी आ सकती है, इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन मौजूदा सूरत हाल के जो आलमी मईशत पर असरात हैं उनको फौरी तौर पर देखा गया। रूस के यूक्रेन पर हमले के फौरन बाद ही पेट्रोल की कीमतें $103 फी बैरल तक पहुंच गई। किस तरह से ये मईशत पर असर अंदाज होगा, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब माहिर माशियात भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूंगी। डॉक्टर साहब, आलमी मईशत पर आप क्या देख रहे हैं? इस जंग के क्या असरात मुरतब होंगे और जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर ये किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? जी, रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर और कब्जे की तरफ जो डायरेक्शन है वो जा रही है। अब जब भी आलमी लेवल पे जंग की बात होती है तो एक गैर यकीनी की फजा फैल जाती है और उसके नतीजे में 3 बड़ी वाज़ेह चीजें सामने आती हैं। एक तो जो तेल की कीमत है वो चढ़ने लगती है, सोने की कीमत चढ़ने लगती है और जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया भर में वो गिरना शुरू हो जाती हैं। अब अगर आप देखिए तो रूस का जो रोल है आलमी मईशत में वो इतना बड़ा नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटा सा है। रूस जो है वो 3% जीडीपी, दुनिया की जो जीडीपी है उसका 3% प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब है कि उसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। अगर पाकिस्तान के और रूस के कोई माशी ताल्लुकात के ऊपर गौर किया जाए तो एज सच कोई माशी ताल्लुक इतना बड़ा नजर नहीं आता। कोई 1% से भी कम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो रूस जाती हैं और कोई 1% से कम हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स है वो रूस की तरफ से आती हैं। तो इसका मतलब है कि माशी रिश्ता पाकिस्तान और रूस का बहुत ही छोटा है, आप समझिए कि ना होने के बराबर है। हमारा ताल्लुक मईशत के हवाले से IMF के साथ बहुत रहता है, 23वां प्रोग्राम चल रहा है। IMF के ऊपर भी रूस का जो हिस्सा है कोई तकरीबन 2.5% वोटिंग पावर में उसका हिस्सा है, जिसका मतलब यह है कि रूस हमारी किसी किस्म की मदद IMF में भी नहीं कर सकता। उसका रोल वहां पे भी बहुत ही लिमिटेड सा है। दूसरा हमारा ताल्लुक बन रहा है FATF के हवाले से, जिसमें वो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो ग्रे लिस्ट की बात होती है, ग्रे लिस्ट से निकलने की बात होती है, कभी ब्लैक लिस्ट की बात इंडिया शुरू कर देता है। वहां पे भी उसका मेंबर नहीं है रूस, तो रूस हमारा वहां पे भी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता। अभी जो अदाद शुमार आज सामने आए हैं वो ये है कि तकरीबन हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है जो तजारती खसारे के हवाले से वो होने चला है कोई 20 अरब डॉलर। तो हमें बेतहाशा कागजात लेने होंगे। जब कागजात लेने जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, मगरबी ममालिक के जो बैंक हैं उधर जाते हैं, मगरबी मार्केट्स में अपने बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं। तो वहां पे भी रूस का रोल जो है पाकिस्तान की मदद करने के हवाले से, पाकिस्तान को कर्जात हासिल करने के हवाले से वो न होने के बराबर है।
ایک وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہوا ہے اب روس کا، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی منفی اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ پاکستان کی جو اصل ضروریات ہیں وہ ہم جاتے ہیں مغربی ممالک اور مغربی مارکیٹ سے اکٹھا کرنے، اور یہاں پہ ہم شاید جذبات کی بنیاد پہ پہنچ جاتے ہیں روس۔ ایک ٹیکہ تو ابھی لگ گیا ہے، آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو ہے اس میں نیشنل بینک آف پاکستان جو ہمارا ریاست کی اون بینک ہے، اسٹیٹ اون بینک ہے، اس کے اوپر فیڈرل ریزرو نے کوئی $20 ملین کا ایک جرمانہ کیا ہے، اور اسی طرح نیو یارک کا جو ڈپارٹمنٹ آف فائنینشیل سروسز ہے اس نے $35 ملین کا ایک فائن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو خارجہ پالیسی اور معیشت کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جذبات کی بنیاد پہ کم اور ڈیٹا کی بنیاد پہ اور قومی مفاد کی بنیاد پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت پر یہ جنگ جو ہے یہ منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب کچھ بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں۔ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے ساتھ۔ پیر کے روز یہ ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ پی ڈی ایم سے اختلافات کے بعد پیپلز پارٹی نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو خیرباد کہہ دیا تھا، اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ان کی تقلید کی تھی، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان سرد مہری پیدا ہوئی تھی، جو کہ اب تک موجود تھی۔ تاہم اب آصف علی زرداری نے ملکی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور سیاسی میدان میں تیزی سے ہونے والی جو پیش رفت ہے اس کے پیش نظر خود مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کا جواب پی ڈی ایم کے صدر نے ان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کر کے کیا۔ اس ملاقات میں جمعیت علماء اسلام کے بعض رہنما اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے قابل اعتماد رفقا بھی موجود تھے، لیکن اصلی معاملات پر گفتگو میزبان اور مہمان کے مابین ون آن ون ہونے والی نشست میں ہوئی، جس میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ، حکومت کی اتحادی جماعتوں سے رابطوں کے بعد حمایت کے امکانات اور جو پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ہے اس کے معاملات شامل تھے۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان نے اپنے بعض تحفظات کا بھی اظہار کیا اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کی شکل میں پیپلز پارٹی کے کردار اور نئی حکومت کی تشکیل اور دورانیے کے فارمولے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دوسری طرف آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت کی اتحادی جماعتوں اور پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے عدم اعتماد کے موقع پر اپوزیشن کی حمایت پر مکمل آمادگی ظاہر کرنے والے اراکین کی ملاقاتوں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کرتے رہے۔ ملاقات کے بعد اس حوالے سے میڈیا کو کوئی اسپیسیفک بریفنگ نہیں دی گئی، تاہم ایک مختصر اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ عوام کی نظریں اپوزیشن کی طرف ہیں اور حکومت کے اتحادی بھی اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ نااہل اور نالائق حکمرانوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ دعویٰ کیا کہ سلیکٹڈ حکومت عوام میں اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔ اپوزیشن اس بار تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر میدان میں اترے گی۔ اس ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے 22 فروری یعنی اسی روز پیر کو جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا اور اس میں آصف علی زرداری کی جو ملاقات تھی اس میں موجودہ صورتحال جو ہے وہ زیر بحث رہی اور جمعیت علماء اسلام کے سیاسی کردار کے بارے میں اراکین کو اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسی شام پشاور میں پی ڈی ایم کو چھوڑ جانے والی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کی۔ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم کے خلاف اس وقت تحریک عدم اعتماد کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ کاف لیگ اور اتحادیوں کے ساتھ اپوزیشن کے مختلف رہنما الگ الگ ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں۔ شہباز شریف اہم مشاورت کے لیے آصف علی زرداری کے گھر بھی پہنچے، جہاں پر نمبر گیم پر غور کیا گیا اور ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اپوزیشن رہنماؤں میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ کن جو مشاورت ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی اور رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی کی آگ گھر جلا رہی ہے، حکومت کو گھر بھجوا کر عوام کو اس ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ قوم کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تندہی سے کام کریں گے اور انشاءاللہ جلد رزلٹ دیں گے۔
اس تمام صورتحال کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین سے آصف علی زرداری نے ملاقات کی ہے اور تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنے کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے کاف لیگ کی طرف سے. اپوزیشن سے پنجاب میں وزارت اعلیٰ مانگ لی گئی ہے اور شرط یہ رکھی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے, ضروری ہو تو قومی اسمبلیوں کے انتخابات کروا دیے جائیں. آصف علی زرداری نے کاف لیگ کی شرائط سے مسلم لیگ نون کو آگاہ کر دیا ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ نون لیگ کے لیے, نون لیگ کی سیاست کے لیے جو ہے تباہ کن ہوگا. اور ناظرین اس کے علاوہ جہانگیر ترین آج جو ہے وہ لندن روانہ ہوئے ہیں. میدے کا السر تھا ان کو اور جو ہے جس کا علاج کرانے کے لیے وہ ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ لندن تشریف لے گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور وہ اراکین جو جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہیں 10 سے 15 اراکین جن کے استعفوں کی بہت زیادہ اپوزیشن بات کر رہی تھی اور یہ امید ظاہر کر رہی تھی کہ وہ 10 سے 15 استعفے ان کو تحریک عدم اعتماد لانے میں ان کو ہیلپ فل ہوں گے. اس پر جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. یہ ایک ہفتہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے جہانگیر ترین کے لندن جانے کے بعد. اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے اور 2 سال بعد جب سے ان کے عمران خان کے ساتھ تعلقات جو ہیں جہانگیر ترین کے خراب ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک یہ 2 سال کا عرصہ تھا جس میں ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوا, لیکن ابھی وزیر اعظم نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کو ٹیلی فون بھی کیا ہے. ناظرین تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ لانے میں اپوزیشن کس حد تک سنجیدہ ہے اور کیا تحریک عدم اعتماد لائی بھی جا رہی ہے, اور اگر لائی جا رہی ہے تو وہ کس حد تک اپوزیشن جو ہے وہ اس میں کامیاب نظر آئے گی, یہ وقت ہی بتائے گا. ایک بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر نور مقدم قتل کیس کا جو اہم فیصلہ آیا ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ناظرین. نور مقدم قتل کیس کا اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. 22 فروری کو اس کیس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی کی جانب سے اور 2 روز بعد یعنی 24 فروری کو اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 12 جو لوگ ہیں ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی, جن میں سے 9 کو بری کر دیا گیا ہے جبکہ 3 کو سزا سنائی گئی ہے, جس میں سے جو مرکزی ملزم تھا بلکہ مجرم تھا ظاہر جعفر اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور جو چوکیدار اور مالی ان دونوں کو معاونت کرنے پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور جو تھراپی ورکس کے ملازمین تھے جن کو اس میں جن پر فرد جرم عائد کی گئی تھی ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. ناظرین نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے میڈیا کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کیس کو زندہ رکھا. اسی کیس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت معروف ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعتزاز احسن صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے فیصلے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ وہ کیس تھا جس نے میڈیا میں ہائپ پکڑی. میڈیا کچھ کیسز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ جلد آ جاتے ہیں, ان پر سپیڈی ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور ان کے ہم فیصلے ہوتے بھی دیکھتے ہیں. لیکن ایسے کیسز جو آپ کہہ لیں کہ غریب عوام کے ہوتے ہیں یا جن کو میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, ایسے کیسز کا کیا, یا ایسے کیسز کو کس طرح سے جو ہے وہ منظر عام پر لایا جانا چاہیے؟ نور مقدم پہ جبر تو ہوا اور اس کا سر قلم بھی ہوا اس واردات میں, اور بھیانک قسم کا طریقے کے ساتھ اس پہ ظلم ہوا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ تو میڈیکل رپورٹس نے کہہ دیا. کس نے کیا, کیوں کیا, کس ذہن کے تحت کیا, اس پہ عدالت نے اب اپیل میں بھی سننا ہے اور 2 عدالتوں میں اپیل کا امکانات ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں. اس لیے اس پہ کچھ بات کرنا وہ مناسب اتنی نہیں ہے. پر میں سمجھتا ہوں ایک سبق جو ہمیں ملنا چاہیے کہ نور مقدم کے مقدمے میں جو جس تیزی کے ساتھ یہ ساری کارروائی ہوئی ہے, یہ اور کسی نور مقدم کو کوئی اس قسم کا
इंसाफ बाद अज़ मर्द भी इतनी जल्दी नहीं मिलता, और सैकड़ों क्या हज़ारों बच्चियां ऐसी हैं जिनके पर जुल्म हुआ है, जिस्मानी तौर पर जबर हुआ है, वो जिंदा बची हैं या वो उसमें काम आ गई हैं, जिन पे तेजाब जिनके मुंह पे फेंक के उनके चेहरे को मस्क कर दिया गया है, टांगें तोड़ दी गई हैं, गैरत के नाम पे उनको घर से निकाल दिया गया है, भीख मांगती फिर रही है, गैरत के नाम पे उनको कत्ल कर दिया गया है, जिसके साथ उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की उसको भी कत्ल कर दिया गया है। भाई ढूंढते फिरते ऐसी बहनों को, और जो जिन्होंने उनकी बात ना मानी हो, तो ये इसमें नूर मुकद्दम अकेली नहीं, सैकड़ों हजारों नूर मुकद्दमे जो है हमारे इस माशरे में, उनको भी जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये तहरीक जो है, अगर ये नूर मुकद्दम के केस पे ये जज्बा ख़त्म हो जाता है और उसकी एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है, तो वो ज़रा मेरा ख्याल है कि नूर मुकद्दम से भी इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि नूर मुकद्दम पे जो जबर हुआ और जो उसने सहा, वो तकाजा करती है, वो खुद तकाजा उसका जबर करता है, उस पर होने वाला जबर, और वो खुद तकाजा करती है कि उसकी हज़ार बहनें जो कोई जेलों में है, कई कब्रों में पड़ी है, कई जो कि टांगें टूटी हुई है, पाँव जुड़ी हुई है, और जिनके चेहरे मस्क हो गए हैं, उन सब के लिए हम अब ये दबाव जारी रखें कि प्रोसिक्यूशन और अदालतें जो मुजरिमाना ज़ेन है और जो अभी आज़ाद फिरते हैं, जो सुलह कर लेते हैं, वो खून बहा दे देते हैं अपनी बहन का ही, और एक भाई वारिस बन के खून बहा देता है, दूसरा मुल्ज़िम बन के उसको मार देता है, और वो दोनों भाई जिसका कंदील बलोच के मामले में जी हुआ, तो ये अब कंदील बलोच हो गई या नूर मुकद्दम हो गई, और बाकी इनके साथ जैसी बहुत सी सैकड़ों हजारों बल्कि लाखों औरतें जो जबर सहती हैं, उनकी आवाज़ भी यही है, उनका आदर्श भी यही है, उनकी ख्वाहिश और उनकी दुआ भी यही है कि अगर जो जुल्म हुआ उन पे हो गया सो हो गया, अगर वो नहीं रोक सकी रियासत, अव्वल तो उसको रोकना चाहिए रियासत को, पर अगर वो नहीं रोक सकी रियासत, तो रियासत उनको जल्द इंसाफ दिलाएगी, इसी तरह जिस तरह के नूर मुकद्दम के केस में हुआ। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह नूर मुकद्दम कत्ल केस का ये फैसला आया, उसी तरह उन बेटियों को, उन बहनों को, उन माओं को भी इंसाफ मिलेगा जिनके साथ इस तरह से ज्यादती हुई और जिनको इंसाफ नहीं मिल सका। अब कुछ बात करेंगे पीका ऑर्डिनेंस की। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स यानी पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में पेमरा के जो लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स हैं, उनको जो इस्तिस्ना दिया गया था वो खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद अब टेलीविजन पर किसी भी फर्द के बारे में फेक न्यूज, जाली खबर या तज़हीक भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तस्वुर की जाएगी। जाली खबर चलाने पर अब 5 साल कैद की सजा होगी। जाली खबर चलाने की सूरत में सिर्फ मुतासरा फर्दी नहीं बल्कि कोई भी शख्स अथॉरिटी से राबिता करके मुकदमा दर्ज करा सकता है और ये नाकाबिले जमानत जुर्म होगा और मुकदमे का फैसला 6 माह के अंदर अंदर करना होगा। पीका ऑर्डिनेंस के तहत जाली खबर देने वाले की जमानत नहीं होगी और किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ऑपोजिशन और सहाफियों की तरफ से इस ऑर्डिनेंस को शदीद तनकीद का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के रुकने पार्लियामान और विफाकी वजीर अमीनुल हक जो हैं, उन्होंने इमरान खान को एक खत लिखा जिसके जरिए पीका ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। मजीद अपडेट्स जो हैं उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने पीका ऑर्डिनेंस FIA के अख्तियार से तजावुज के खिलाफ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ हुकूमत मुखालिफ आवाजों को टारगेट किया गया। अगर एग्जीक्यूटिव को अपने प्राइवेट साख का इतना ख्याल है तो उसमें से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को निकाल दें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि पीका सेक्शन गैर आईनी नहीं, कानून के गलत इस्तेमाल को देखना है। अगर कोई किसी पर्दा नशे खातून के बारे गलत बात करे तो क्या ये आजादी इज़हार राय है? किसी के बेडरूम की वीडियो बनाकर वायरल करना या जाली वीडियो अपलोड करना, क्या ये ठीक है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहते हैं FIA जाकर गिरफ्तार करेगा और ट्रायल के इख्तिताम तक वो कैद रहेगा। ये तो नैब के कानून से भी ज्यादा बदतर कर दिया। आप वाज़ेह करें कि किसी तकरीर पर इसका इतलाक नहीं होगा। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला से कहा कि ऑपोजिशन की तो सेनेट में अक्सरियत है, आपके पास इख्तियार है, आप इसे मुस्तरद कर सकते हैं। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है, सियासी जमातों की दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हफ्ते बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, यानी अगले इतवार को, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।